हिंदी व्याकरण के जिज्ञासु श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत। आज हिंदी का जो क्रम हमारा है उसमें व्याकरण का क्रिया के विषय में विश्लेषण करने जा रहे हैं हम। क्रिया ठीक है ना। क्रिया, ये देखो आप, क्रिया, धातु और क्रिया। देखिए धातु और क्रिया लिखा मैंने सारा, इसको समझो आप। तो सबसे पहले हम इसमें क्रिया के विषय में चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुनो इसको, आप लोग भी ध्यान से सुनो, है ना। आपका अच्छा शुरू अभी किया है, आगे आ जाओ। ये जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, इसके हमारे दो भाग हैं। एक है, एक धातु बोलते हैं हम, एक हम क्रिया बोलते हैं। हालांकि हमारा जो पाठ्यक्रम है क्रिया का है, लेकिन वास्तव में धातु जो से जुड़ा हुआ मैटर है। कैसे, आप देखो, अंग्रेजी में इसी धातु को हम रूट वर्ब के रूप में जानते हैं और क्रिया को हम कृदंतीय क्रिया के रूप में जानते हैं। क्रिया को क्रिया क्यों कह रहे हैं, धातु क्यों कह रहे हैं, तो बड़ा सरल सिद्धांत इसके पीछे है कि जो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं रूट वर्ब यानी धातु। उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती है और वो बिल्कुल शुद्ध होता है। तो देखिए जैसे पट है ना, ये शुद्ध है, एकदम शुद्ध, इसमें कुछ मिलावट नहीं किया हमने, ये धातु है। और बगल वाला जो पट के साथ अन जोड़ा है, ये मिलावट वाला है, इसको कहते हैं क्रिया। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आप कुछ मिला देते हो तो हो जाती है क्रिया, और कुछ नहीं मिलाते हो तो वो होता है धातु। हम ऐसे कह सकते हैं, आप यदि शक्कर वक्र मिला देते हो, चायपत्ती डाल देते हो तो दूध बन जाती है चाय, दूध हो जाता है चाय। और यदि शुद्ध दूध रख रखा आपने तो दूध है। दूध में आपने कुछ और चीज़ें डाल दी तो दूसरे व्यंजन बन जाते हैं। तो ऐसे ही हमें जानना है और ये जानना है। देखिए क्रिया का मतलब है, वाक्य जब हम बोलते हैं तो उस वाक्य में एक क्रिया होती है। बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता है, ध्यान रखना। वाक्य की परिभाषा बताया विद्वानों ने, एक तिंग वाक्यम, यानी एक क्रिया लगा हुआ हो तो वाक्य कहलाएगा। तो सुनने वाले को लगता है यार एक क्रिया वाला वाक्य कैसे कहलाएगा, क्योंकि वाक्य में तो राम घर जाता है, वाक्य तो ये हुआ। एक ही क्रिया से वाक्य कैसे होगा, राम लगाना जरूरी है, घर लगाना जरूरी है। लेकिन हाँ, ये कुछ जगहों पे तो सब कुछ चाहिए, तो कई वाक्य ऐसे होते हैं एक क्रिया से वाक्य बन जाता है। जैसे मैंने किसी से कहा तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, मैंने 3 शब्द बोले, तुम घर जाओ, तो ये वाक्य है। लेकिन मैं खाली ये बोलूँ जाओ, खाली जाओ जो बोला वो भी अपने आप पूरा भाव दे रहा है, उसमें तुम छिपा हुआ है और घर बोला नहीं हमने। तो जाओ भी जो है ना, वो भी एक तरह से वाक्य कहलाएगा। वाक्य की परिभाषा है, एक भाव देने वाले कथन को वाक्य कहते हैं। पढ़ो, मैंने कहा किसी से पढ़ो, तो पढ़ो में जो भाव आ रहा है और उसके आधार पे वो काम करना शुरू कर रहा है विद्यार्थी, तो पढ़ो वाक्य क्यों नहीं है। पढ़ो से सामने वाला समझ रहा है, कर रहा है, तो पढ़ो भी एक तरह से वाक्य, क्योंकि पूर्ण भाव दे रहा है। खैर, तो ये जो आपका ये है धातु क्रिया, क्रिया के बारे में 2 बात जान लो आप। क्या है कि ये मूल जो होता है वो धातु होता है, और जो उससे कुछ जोड़ देते हो तो क्रिया हो जाती है। एक बात तो ये, जैसे पट। अच्छा, दूसरी बात ये, मैंने ये सफ़ेद में लिखा है, श्वेत वर्ण में जो लिखा है ना, ये तत्सम है, और इसी का तद्भव रूप ये है। देखो आप, पढ़ जा हंस, तो तद्भव तत्सम का क्या मतलब है। देखो पुराने समय में जो शुद्ध संस्कृत थी उससे हमारी हिंदी बनी है। हिंदी से सौरसेनी, आपका जो संस्कृत थी, संस्कृत से प्राकृत बनी, प्राकृत से सौरसेनी भाषा बनी, सौरसेनी से हमारी हिंदी भाषा बनी। क्या है क्रम, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भाई हिंदी किससे बनी है, तो आपको बोलना साहब हिंदी सौरसेनी से बनी है। इसका क्रम क्या है, देखो इसका क्रम है, पहले तो हिंदी जो है ना, सबसे पहले हिंदी किससे बनती है वो देखते हैं। सबसे पहले है संस्कृत, फिर है प्राकृत, फिर है सौरसेनी, और इसके बाद है हिंदी। देखा, ये क्रम है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब जो आपका संविधान बना 2047 में, देश आज़ाद हुआ, उन लोगों ने कहा भाई हिंदी भाषा जो है ना, ये आप बीच वाले शब्द तो रहे नहीं, बीच वाली भाषा तो रही नहीं, आजकल ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदी अपने शब्दों को कहाँ से लेगी,
सीधे संस्कृत से लेगी। ये आर्टिकल, अनुच्छेद, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, कंसेप्ट। अनुच्छेद 351। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि भाई बताओ हिंदी संस्कृत से चलेगी, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो आप बोलोगे साहब ये लिखा हुआ है संविधान का अनुच्छेद 351 में। और इसकी तो बात छोड़ो, अपने हिंदी के ग्रामर की बात छोड़ो, सीईटी का एक सामान्य सा एग्ज़ाम होता है, सीईटी। सीईटी का मतलब तमाम परीक्षाओं के लिए एकदम आरंभिक परीक्षा होती है राजस्थान में, 12वीं पास के आधार पे होती है। उसमें पूछा था कि हिंदी राजभाषा के रूप में किस अनुच्छेद में चर्चा है। तो राजभाषा के रूप में पता है 347 नाम का एक अनुच्छेद है, उसमें ये लिखा हुआ है कि हिंदी राजभाषा होगी। 347 क्या कहता है? हिंदी राजभाषा होगी। और 351 क्या कहता है? हिंदी के शब्द और सारी व्यवस्था कहाँ से आएगी? संस्कृत से आएगी। अच्छा, हिंदी किससे बनी है? देखा जाए तो सौरसेनी से बनी है, प्राकृत से बनी है, लेकिन हमने इसको क्या किया? जोड़ दिया संस्कृत से। किससे जोड़ा? 351 आर्टिकल। देखो संविधान सर्वोपरि है, संविधान है तो देश है, संविधान नहीं है ना तो सर्वोच्च न्यायालय डिसमिस, संसद डिसमिस, सारे लोग डिसमिस, विधानसभा सब बकवास, सब बेकार हो जाएगा। संविधान की सुरक्षा के लिए संसद है, संविधान की मर्यादा के लिए सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान के मर्यादा के अनुसार ही हमारी सारी जो संसद वगैरह है ना, लोकसभा विधानसभा सब चलती हैं। तो सर्वोपरि कौन है यहाँ पे? संविधान है। तो संविधान में एक एक बात, आपको कोई बात हो जाए तो आप संविधान का हवाला देके जज से लड़ सकते हो कि साहब लॉर्डशिप ये मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, हमें आर्टिकल 14 में समता का अधिकार है, हमें सरकार समता नहीं दे रही है। तो कोर्ट कहेगी अरे भाई बालक सही कह रहा है। फिर तुम्हारे राज्य का जो मुख्य सचिव है ना, उसको कोर्ट बुलाएगी, सेक्रेटरी साहब सामने आओ, तुमने क्यों नहीं दिया इस बालक को अधिकार, साहब इसका उल्लंघन क्यों किया? तो बोलेगा सर सॉरी सर अब मैं दे देता हूँ, तो दे देगा वो। तो संविधान की वो ताकत है। तो संविधान में जो बात लिखी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। हिंदी के बारे में संविधान में 347 से लेके अब हमें क्या है ध्यान रखना है, क्या पता परीक्षक क्या पूछ ले। अब संयोग से पहले वाले की बात की मैंने और लास्ट वाले की बात की, 347 से लेके 351 तक जो प्रोविज़न है संविधान में वो सब हिंदी के बारे में प्रोविज़न है। हिंदी कैसी होगी, क्या होगी, किससे होगी। अभी मैंने ये बताया हिंदी राजभाषा होगी, आपको दो बात याद करनी, हिंदी राजभाषा होगी और हिंदी संस्कृत से चलेगी। ये दो बात के दो अनुच्छेद बताए मैंने। तो मेरा ये कहना है ये जो हमारे है ना वर्ब, रूट वर्ब जो हैं जिसे हम धातु कह रहे हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो है तत्सम, एक है तद्भव। मैंने बताया तद्भव इसलिए बताया मैंने क्योंकि हिंदी संस्कृत से जो भी चीज़ बदल जाती है, क्योंकि प्राकृत सौरसेनी हिंदी में आते आते कई सारे शब्द बदल जाते हैं। शब्दों की आदत है, हमारी जो भाषा है ना इसकी आदत है, चीज़ें शुरू में कुछ और होती हैं, धीरे धीरे बदलते बदलते बदल जाती है। जो बदला हुआ रूप है वो तद्भव है, जो ओरिजिनल फॉर्म है वो तत्सम है। तो देखिए पठ धातु ओरिजिनल है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? पढ़। गम धातु तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? जा। देखो कितना बदल गया। भू धातु तत्सम, इसका तद्भव रूप क्या है? हो। और हंस धातु तत्सम, इसका तद्भव रूप क्या है? हंस। देखना क्या फर्क है हंस में और हंस में, क्या फर्क है? इसमें चंद्र बिंदु आ गया। वह बच्चा हंसता है, आपको ऐसे बोलोगे। और यदि संस्कृत बोलोगे तो सह बालका हंसती, चंद्र बिंदु नहीं आएगा। तो हिंदी वालों ने चंद्र बिंदु ले लिया, इसको तद्भव बता दिया। तो ये तत्सम धातु है, ये तद्भव धातु है, दोनों धातु याद रखने हैं। संस्कृत वाले धातु देखो ऐसे बदल गए हैं, ऐसे बदल गए तो प्रत्यय भी बदल गया है ना। हम अभी तो बात क्रिया की कर रहे हैं, अब देखो इसको क्रिया बनाते हैं, इसमें कुछ कुछ जोड़ेंगे, क्रिया बनाएंगे। देखिए पठ से जोड़ा तो बना पठन, गम से जोड़ा तो क्या बना? गमन। भू से ती जोड़ा तो क्या बना? भूति। भूति का मतलब पता है क्या होता है? आप बताओ भूति का क्या मतलब होता है? कल्याण। भूत भावन, भूति शंकर के लिए कल्याण करने वाले के रूप में आ रखा है शास्त्रों में। भूति बने कल्याण। और हस यौत जोड़ा तो हास्य बन गया, ये तत्सम है। तो सफ़ेद वाले जितने भी शब्द हैं ना तत्सम है।
और आपके जो ये तद्भव वाले हैं, ये जो मैंने हरे रंग की स्याही से लिखी है, इसमें पढ़ से आई जोड़ा तो पढ़ाई, जा से ती जोड़ा तो जाती, हंस से आई जोड़ा तो हंसाई, और ना से ना जोड़ा तो होना। इस तरह के तद्भव रूप हैं। तो धातु के रूप में आपको ध्यान रखना है कि ये मूल धातु है और ये कृदंत है। ये आगे चल के जब अपन प्रत्यय पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगा ये, और कन्फ्यूजन बहुत सारा दूर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा ये 5, 7, 10 ही नहीं है, ऐसे सैकड़ों की संख्या में धातु हैं, सैकड़ों की संख्या में हमारे ये तत्सम और तद्भव धातु हैं। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए ओरिजिनल बात मालूम होनी चाहिए। तो आप क्रिया, तो मैंने आप भी बता दिया आपको क्रिया क्या होती है। तो क्रिया ये है, धातु ये है। आज हमारी पढ़ाई किससे होनी है? क्रिया से संबंधित होनी है। तो अगले पृष्ठ पे आइए और देखिए कि ये क्या है। ये देखो, क्रिया की जब बात करते हैं तो क्रिया हमारे पास कितनी है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया और रंजक क्रिया। ये 9 प्रकार की क्रियाएं हैं। ये हमारा तैयार रहना चाहिए। देखो कई बार क्या होता है, मैंने कई बार देखा है, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, दूसरी बार पढ़ रहा है, तो वो पेज लेगा और बैठ के टाइम लगाएगा, करता रहेगा और समय ज़्यादा लेगा। और जो चौथी बार कर रहा है वो खटाखट कर देगा, लो सर ये दे देगा। इसका मतलब जो इसको ज़्यादा टाइम नहीं देगा तो वो मरेगा। कैसे मरेगा? एग्ज़ाम में ये कहेगा कि सर पेपर छूट गए। ऐसा होता है। वो लड़का भजन था, वो कल एग्ज़ाम दे के आया, तो वो छोरा होशियार है। मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ, कैसा किया? सर क्वेश्चन छूट गए। मैंने कहा मर जा रे, क्वेश्चन छूटना भी तो फेल ही होना होता है, क्वेश्चन क्या छूट गए? नहीं सर अंग्रेजी कैसे वैसे। अरे मैंने कहा तू रहने दे, बस छोड़ दे, बात मत कर। कुछ भी हो, क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, खटाखट। हाँ, अब जो उसने छोड़ा है उसके उपरांत भी यदि उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो वो पास हो जाएगा। और वैसे तो लग रहा है परीक्षा दे के जब बच्चा आए ना, जैसे बोले सब कर दिया, टाइम से कर दिया, मेरे पास 10 मिनट बच भी गया था। ये स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा की 2 अनिवार्यता है, एक्यूरेसी और स्पीड। एक्यूरेसी को कहते हैं एकदम शुद्धता, और स्पीड को कहते हैं गति। गति और शुद्धता यदि है तो बच्चा पास हो रहा है। और खूब शास्त्र पढ़ लिया, होशियार बन गए, और पता चला वहाँ करना नहीं आ रहा है तो घर बैठो, कोई मतलब नहीं। इसलिए बार बार करने से क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। बार बार पढ़ा हुआ तो सोचना नहीं पड़ेगा। एक चीज़ और देखी मैंने, देखो मैं रिसर्च करता हूँ, जब बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, आप लोगों को ताजुब होगा, मैं 2 दिन से पेपर पढ़ रहा हूँ। पहले वो भजन दे के गया मुझे पेपर, अभी मैंने एक बच्चे से पेपर लिया, बैठ के लगातार पढ़ रहा हूँ, कई घंटे पढ़ चुका पेपर। मैं पेपर का एंगल देख रहा हूँ, कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं, सबका जीके विके का। तो अब आपको तो लगता है कि यार सर कैसे, हम भी पढ़ के पढ़ाते हैं, हमने देखा पेपर ऐसे आते हैं। तो मैं 2 दिन से पेपर ही पढ़ रहा हूँ जो परसों हुए थे, और पढ़ के निकाल रहा हूँ निचोड़, कैसे हम अपने बच्चों को पास कराएं। जब मैं बोलूँगा तो मेरी बात एकदम प्रामाणिक होगी, क्योंकि मैं रिसर्च करके चीज़ों को दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, क्रियाएं बताई थी मैंने। ये जो क्रियाएं हैं ना, इस पे आपको ध्यान देना है। ये क्रियाएं हैं, इनको कहते हैं क्रिया। इसी का मूल रूप को कहते हैं धातु। तो धातु क्रिया आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसका भेद क्या है? इसका भेद है साहब ये 9, रंजक से लेके सकर्मक तक 9 भेद है। तो साहब ये क्या क्या है, ये कैसे क्या समझे हम इसको? तो बहुत ईजी है समझना। देखो जब हम क्रिया बोलते हैं, पढ़ना लिखना हंसना बोलना खाना पीना, ये सब क्रिया है। इसमें 9 प्रकार हैं। इन्हीं सारी क्रियाओं को विद्वानों 9 भागों में बांट रखा है। कैसे बांट रखा है? तो बड़ा इजी रूप में देखो, जिस क्रिया में क्या किसको लगाना। सब अब बच्चे क्या, मैंने लिखा है क्या किसको, बच्चे पता है क्या लगाएंगे, क्यों लगा देंगे, कब लगा देंगे। कैसे कब तो नहीं लग रहा है, अरे तो बेवकूफ़ है क्या, कब क्यों लगा रहा है, कहाँ क्यों लगा रहा है। 2 ही चीज़ लगाओ, क्या और किसको। ये 2 लगा के पूछो क्रिया से। जैसे राम खाता है, क्या खाता है, राम क्या, पूरा वाक्य बोलो आप, राम क्या खाता है, तो आपको उत्तर मिलेगा रोटी खाता है। तो ये चूंकि क्या के साथ राम खाता है, इस वाक्य में
क्या पूछना सार्थक लग रहा है कि नहीं? खाता है से पूछो क्या खाता है, तो उत्तर क्या आ रहा है? रोटी आ रहा है उत्तर। इसका मतलब ये जो खाना है ना, खाना, ये सकर्मक क्रिया है। ये पहचाने, सकर्मक क्रिया पहचानने का तरीका ये है। अच्छा, और जिसमें क्या किसको पूछना संभव नहीं हो, वो क्रिया अकर्मक हो गया। अब इसका लंबा चौड़ा मामला है, लेकिन मोटे तौर पे पहले पकड़ो इस चीज़ को। जैसे देखो, वह हंसता है, वह हंसता है, ठीक है ना? मैंने क्रिया का प्रयोग कर दिया, हंसता है। अब हंसता है से पूछना क्या किसको हंसता है? वह हंसता है, वह क्या हंसता है, वह किसको हंसता है? किस पर तो हंसा जा सकता है, लेकिन वह क्या हंसता है, किसको हंसता है, कोई नहीं पूछेगा। तो चूंकि ये पूछना संभव नहीं, इसलिए हंसता क्रिया क्या हो गया? ये हो गया आपका क्या? अकर्मक। तो सकर्मक खत्म हो गया। और सकर्मक वाला जो धातु है ना, जरूर पूछता है एग्जाम में। कई तो अभी तो फर्स्ट ग्रेड में एक टॉपिक था जिसमें सकर्मक अकर्मक पूछा जाता था, इस बार फिर से उसको बदला है थोड़ा सा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इन 9 में से ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ भी देखो, सैकड़ों की संख्या में धातु हैं, क्रिया हैं। वो कौन सा सकर्मक है, कौन सा अकर्मक है, चक्कर पड़ जाता है कई बार। ये तो सरल रूप देख लिया आपने। अब हम आते हैं द्विकर्मक पर। द्विकर्मक बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि सारी धातुएं द्विकर्मक है नहीं। आपको लगेगा यार द्विकर्मक का क्या परिभाषा कर रहे हो सर, बताओ। तो मैं कहूँगा ऐसी क्रिया जो अपने अंदर 2 कर्म रख सकता हो, उसको द्विकर्मक धातु कहते हैं। तो देखो, मैंने उसे कहा, यहाँ ध्यान देना, मैंने करता है और कहा क्या है? क्रिया है। और मैंने किसको टारगेट किया? किसको? उसे। तो उसे जो है ना, ये कर्म है। ध्यान दो आप, उसे क्या है? उसे कर्म है। तो हमारे वाक्य में कर्म कौन है? उसे है। एक वाक्य हमने बोल दिया, उसे कर्म है। क्यों कर्म है? जिसे आप टारगेट करते हो। ये पहली बार जो बच्चे सुन रहे हैं, ध्यान रखो, कर्ता अपनी क्रिया से जिसे लक्ष्य बनाता है, टारगेट करता है, उसे हम कहते हैं कर्म। तो ये कर्म है उसे। अब इस पे आते हैं, मैंने बात कही, मैंने बात कही। अच्छा, मैंने कही, कहने क्रिया से मैंने किसको टारगेट किया? बात को टारगेट किया। तो बात क्या है? यहाँ पे कर्म है। ये देखो, बात भी क्या है? कर्म है। देखो, इस वाक्य में उसे कर्म है, इस वाक्य में उसे कर्म। अब देखो, अब समझने की बात है। द्विकर्मक धातु को समझने का एक तरीका यही है जो मैंने बताया भी। 2 कर्म हमने बता दिया। अब मैं एक वाक्य ऐसा बोलूँगा जिसमें दोनों कर्म को उठा के यहाँ डालूंगा। देखो, मैंने उससे बात कही, मैंने उससे बात कही। तो अब देखो, से बदल गया। से में देखो कर्ण का चिन्ह आ रहा है, बात में कुछ भी नहीं आ रहा। अब कैसे पहचाने कि कर्म है? तो शकल से पता नहीं चलता है, ध्यान रखना। आजकल जो जालसाज है ना, आजकल तो वाइट कॉलर जॉब वाले जालसाज आ रहे हैं। वाइट बढ़िया कपड़े पहन के रेमंड्स के सूट बना लेते हैं और पहन के जाते हैं, और जाके लोगों को उल्लू बनाते। लोगों को लगता है यार ये पढ़ा लिखा रेमंड का सूट वाला आदमी है तो अच्छा होगा, प्रामाणिक होगा, और पता चला चूना लगा देते हैं, लाखों आपका हड़प लेते हैं। तो रेमंड वाले बदमाश होते हैं सब नहीं, जो होते हैं वो होते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि ये चीज़ें ऐसा नहीं होता है ना। तो अपने को देखना ये है, उसके शकल पे मत जाओ, उसके अंदर वाले भाव पे जाओ। तो अंदर वाला भाव देखना। शुभम, ध्यान से देखो क्या है भाव। ये है हमारा जो कर्म की परिभाषा, वो ये है, कर्ता अपनी क्रिया से जिसे चाहता है। कर्ता अपनी क्रिया से जिसे चाहता। देखो, मैं कहने की क्रिया से किसको चाह रहा हूँ? उसे चाह रहा हूँ। अभी चाहता कि नहीं चाहता उसे को? वही बात तो यहाँ पर है। तो मैं अपनी क्रिया से उसे को चाह रहा हूँ, इसलिए उसे कर्म है। और मैं अपनी क्रिया से बात को चाह रहा हूँ, बात को ही तो बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बात भी कर्म है। तो चूंकि कही धातु में कितने कर्म आ गए? 2, इसलिए क्या हो जाएगा? द्विकर्मक धातु हो जाएगा। ऐसे समझना है, ऐसे विशेषण करना आपको आना चाहिए। तो कई बच्चे क्या करेंगे, यार उससे, यार से तो करण है, क्योंकि देखो कर्ता ने कर्म को करण से कहाँ आता है? करण में आता है। अच्छा, एक से अपादान में भी आता है, तो अलगाव वाले में भी आता है। तो ये जो से है, दिक्कत यही तो है, ये जो से है न तो करण का है और ना ही अपादान का, ये कर्म वाला से है। तो से के चक्कर में नहीं पड़ना, शकल पे नहीं जाना है, उसके अर्थ पे जाना है, तब जाके आप बता पाओगे कि क्या है।
तो हमने समझा दिया आपको, द्विकर्मक धातु वो होते हैं, ऐसी क्रिया वो होती है जो अपने साथ दो कर्म रख सकते हैं, उसको कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। और ध्यान रखना, आगे के पाठ में जाओगे तब पूरी धातु बता दूंगा कि ये धातु ऐसे हैं जिसमें दो कर्म होते हैं। जैसे मैं भी सुनाई देता हूँ आपको, दुहियाच पच दंडुधि प्रच्छी चिब्रु सास जिमथ मुसाम कर्मयुग साध कथितदम तथा सा निकृष्यो हम। संस्कृत वालों ने सारी चीज़ें बढ़िया बता रखी है, तो संस्कृत जानने की वजह से मेरी सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं। तो दुह यानी दुहना, दुहना गाय दुहना, याच माने मांगना, दंड देना, पूछना, ची माने चुनना, ब्रु माने बोलना, ये बोलना कहना आ गया यहाँ पे। ऐसे कुछ धातु की सूची है जो हमेशा द्विकर्मक होंगे, इनमें दो कर्म आएगा। पढ़ना द्विकर्मक नहीं है, लिखना द्विकर्मक नहीं है, हंसना द्विकर्मक नहीं है, हंसना तो अकर्मक है। तो कुछ धातु की सूची ऐसी आपको बनानी है कि यार ये वाला धातु है सकर्मक, ये वाला धातु है अकर्मक, ये वाला धातु है द्विकर्मक। ऐसी सूची आपको मिल जाएगी, आप ऐसे करोगे, सूची रखो सामने, 2-3 बार देखो, पेपर में प्रश्न आएंगे, झटसे टिक लगा दो, हो गया काम आपका। लेकिन ये बेसिक तो आए पहले, ये बेसिक है। कर्म के क्रिया के बारे में जब हम वीडियो बनाएंगे तब हम एडवांस की चर्चा करेंगे। अभी बेसिक है, पहले बेसिक तो पकड़ो, पहले चड्डी बनियान तो पहनो। पहले तुम रेमंड की सूट की क्या बात करो, चड्डी बनियान तो लाओ पहले अंदर वाला, इसके बाद में बात होगी। तो ये चीज़ें बेसिक है, बेसिक। इसको बिना जाने आप आगे जाओगे बहुत भद्दा लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब हम आते हैं अनुकरणात्मक क्रिया पे। अनुकरणात्मक तो बताना ही बेकार है, क्योंकि अनुकरणात्मक बहुत ईजी है। जब कभी हम किसी आवाज़ के सहारे कोई क्रिया बनाते हैं तब हम उसको अनुकरणात्मक कहते हैं। जैसे थपथपाना, छपछपाना, ठपठपाना, बड़बड़ाना आदि बहुत सारी क्रियाएं आवाज़ के आधार पर लोगों ने बना रखी हैं। तो इसलिए इसको अनुकरण का मतलब नकल। किसका नकल? आवाज़ का नकल। इसका एक और नाम क्या हो सकता है? ध्वन्यात्मक। इसका नाम एक और हो सकता है। पता चला ध्वन्यात्मक क्रिया कैसी होती है, तो आप कह दोगे अरे यार ध्वन्यात्मक तो क्रिया बताई नहीं सर ने। बता देता हूँ, ध्यान रखना। अनुकरणात्मक का एक नाम क्या है? ध्वनि पर आधारित जो क्रिया होती है उसे हम ध्वन्यात्मक क्रिया कहते हैं। तो ये होती है। और छपछपाना, थपथपाना, फटफटाना वगैरह बहुत सारी क्रियाएं हैं। एक चीज़ और इसके बारे में ये ध्यान रखना आपको, ये जो अनुकरणात्मक क्रिया होगी ना, हमेशा तद्भव होगी। ये ध्यान रखना, हमेशा क्या होगी? तद्भव। ऐसा प्रश्न बनता है कि बताइए ऐसी कौन सी क्रिया है जो हमेशा तद्भव होगी? आपका सकर्मक तद्भव होगा जरूरी नहीं है, तद्भव भी होगा, तत्सम भी होगा, लेकिन ये 100% कैसा होगा? तद्भव ही होगा, देशी होगा। ये चीज़, ये जो है ना, देशी और तद्भव होगा। तद्भव और देशी, देशी होगा, बल्कि तद्भव नहीं। तद्भव हटा देता हूँ मैं। ज़्यादा प्रामाणिक रूप से क्या होगा? ये देशी क्रिया होगा। ये सारी जो क्रियाएं हैं ना, देशी होंगी, क्योंकि ये आवाज़ के आधार पे हमारे गांव घर के लोगों ने बनाए हैं। ये संस्कृत के शास्त्रों से बन के नहीं आया है ये, इसलिए से कहते हैं देशी शब्द। आगे देखो, नाम धातु। नाम धातु का मतलब है किसी नाम को क्रिया बना देना। अब देखिए हथियाना में क्या है? हाथ जो है ना, नाम है। हाथ एक संज्ञा है, जातिवाचक, उसे क्या बना दिया? हथियाना। गर्म क्या है? एक संज्ञा है, गर्म विशेषण है। चाय गर्म है, चाय गर्म है, तो गर्म किसका विशेषण है? चाय का। तो इसमें आना जोड़ दिया, गरमाना। वही चाय गरमाना, गरमाना क्रिया हो गया। तो इस तरह से गर्म से गरमाना। और बदल है ना, बदल, बदल जो है संज्ञा है। ये बदल, बदल, बदलाव संज्ञा है, इसमें ना जोड़ के आपने बदलना बना दिया। तो संज्ञा से जब आप क्रिया बनाते हो तो उसको हम नाम धातु कहते हैं। और ये अंग्रेजी में भी है। जैसे द हेड ऑफ द कमिटी टेबल्ड इट्स रिपोर्ट इन द पार्लियामेंट। टेबल्ड, देखो टेबल शब्द नाउन है ना, उसमें ईडी जोड़ दिया तो क्या बन गया? टेबल्ड। तो अंग्रेजी में भी नाउन्स को क्रिया बनाने की परिपाटी है, इसलिए यहाँ पर भाषा की खासियत होती है। तो ये संज्ञा को आप क्रिया बना सकते हो, तब हम कहते हैं नाम धातु।
अब देखो सबसे अनोखा नाम है इसका, नाम धातु, नाम और धातु, इसलिए हाथ जो है ना, हाथ से हथियाना, गर्म से गरमाना वगैरह शब्द बनते हैं। अब आते हैं प्रेरणार्थक में। प्रेरणार्थक का मतलब, प्रेरणार्थक के बारे में एक फिक्स चीज़ पता है क्या है? प्रेरणार्थक के बारे में फिक्स चीज़ ये है कि हमेशा ये जो प्रेरणार्थक है सकर्मक होगा, ये ध्यान रखना। कोई पूछे करे तो छूट ही बोल देना साहब, प्रेरणार्थक धातु जो होता है वो सकर्मक होता है, क्योंकि प्रेरणा कोई किसी को देगा। भाई हवा में तो कोई प्रेरणा होती नहीं, किसी न किसी को प्रेरणा देगा, जिसको प्रेरणा देंगे उसमें कर्म आ गया, वही कर्म होता है। जैसे पढ़वाना, मैंने अपने छोटे भाई को पढ़वाया, तो पढ़ना क्रिया है, उसमें प्रेरणा होने की वजह से पढ़वाना शब्द आ गया। तो पढ़वाना, लिखवाना, भिजवाना, है ना, पिटवाना, मरवाना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिसमें कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, जिसको हम प्रेरणा देते हैं, वो क्रिया प्रेरणार्थक होती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया, ये देख लो, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये सारी बातें बेसिक है, बेसिक, बहुत हाई फाई की बात नहीं है, बेसिक है ये। बेसिक सीख लो, फिर आगे वाली बात समझ में आएगी। एक क्रिया होती है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक का मतलब है जब आप क्रिया का प्रयोग करते हो तो कई वाक्यों में एक दो क्रिया आएगी, एक आएगी पूर्वकालिक, एक आएगी पूर्ण क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया जो होती है उसकी विशेषता ये होती है कि पहले आती है वो। पूर्वकालिक, नाम क्या है? पूर्वकालिक, तो पहले आएगी वो, एक खासियत तो ये है। और ध्यान रखना, ये पूर्वकालिक क्रिया होगी ना, ये अपने आप में फुल वर्ब नहीं होगी, वो पूरी तरह से काम नहीं करेगी, स्वतंत्र नहीं होगी, वो किसी के परतंत्र होगी, अपने पूरा भाव नहीं देगी वो। अब जैसे मैं बोल के दिखाता हूँ, देखो हमारे पास वह पढ़कर आया, ये देखो पढ़कर आया, ये जो पढ़कर है ना, ये पूर्वकालिक क्रिया है। यहाँ देखो वह खाते हुए सो गया, खाते हुए जो है ना, ये पूर्वकालिक है। क्या है ये? पूर्वकालिक है। भाई पूर्वकालिक क्यों कहा आपने? भाई पूर्वकालिक इसलिए कहा मैंने कि सो गया एक मुख्य क्रिया है, सो गया क्या है? मुख्य क्रिया है। आया क्या है? मुख्य क्रिया है। और पढ़कर जो है ना, उस क्रिया से पहले आया हुआ है कि नहीं आया हुआ? देखो भाई, पहले पढ़ा फिर आया, वो खाता, पहले खाता रहा फिर सो गया, ऐसा थोड़ी सो गया फिर खाया, सोते सोते, ऐसा नहीं, वो खाते हुए सो गया, खा रहा था, खाने का काम बंद हो गया फिर सो गया। तो पहले खाने का काम हुआ, इसके बाद सोया, यहाँ इसलिए पूर्वकालिक नाम दे गया। अच्छा, अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये मुख्य क्रिया क्यों नहीं है? ये मुख्य क्रिया क्यों नहीं है? क्यों हम सो गया को मुख्य क्रिया कह रहे हैं, इसको आया को मुख्य क्रिया कह रहे हैं? आप बताओ। क्या है? वाक्य की पूर्ति होना क्या है भाई? ये क्रिया पढ़कर अधूरी क्रिया है और आया पूर्ण क्रिया है, मुख्य क्रिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? बिल्कुल, इसके बिल्कुल पढ़कर जो है आपके भाव की पूर्ति नहीं कर रहा है, खाली ऐसे बोलते हैं। देखो वह पढ़कर, तो सुनने वाला पूछेगा पढ़कर आगे तो बोलो, पढ़कर के आगे क्या? और यदि मैं पढ़कर नहीं बोलूं, मैं खाली ये बोलूं वह आया, अच्छी बात है, आया तो बिठाओ उसको, पढ़ो, पढ़ाओ, खाओ पियो, तो आया से बात पूरी हो रही है, सो गया से बात पूरी हो रही है। लेकिन खाते हुए से पढ़कर अकेला यदि है तो ये बात पूरी नहीं होती है, इसलिए उसको अधूरी क्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखना, पूर्वकालिक क्रिया हमेशा अधूरी होती है, अपूर्ण होती है, और जो बाद वाली क्रिया होती है वो पूर्ण हुआ करती है। अच्छा, इसको नाम क्या दिया है? नाम दिया है पूर्वकालिक क्रिया। तो चूँकि पूर्व में हो रही है, ये जो है ना पढ़कर, ये पढ़कर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। तो चूँकि आया से पहले आ रहा है, आधी अधूरी क्रिया है, इसलिए हम इसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, ये 60% क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, ईजी वाले आते हैं। 40% क्वेश्चन घुमा के आगे करेंगे। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसके क्लिष्ट क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब हम आ जाते हैं संयुक्त क्रिया पे। संयुक्त क्रिया का मतलब ये होता है, ध्यान से आप देखोगे ना, एक तो क्रियाओं का बहुत सारा ग्रुप होगा, 2-3 ग्रुप होंगे। एक देखो सोना, अब देखो सोना जो है ना, एक क्रिया पे सोना है, दूसरी क्रिया क्या है? रहना है, और तीसरी क्रिया क्या है? होना है। अब इसको खोल के देखा जाए ना, तो एक क्रिया, 2 क्रिया, 3 क्रिया, आप देख रहे हो 3-3 क्रियाएं इसमें शामिल हैं। सो रहा में 3-3 क्रिया है, और वास्तव में इसका जो रियल अर्थ है ना,
वो है सोना। वो कहाँ पे आ रहा देखना, शुरू में ही आ रहा है, ये देखो शुरू में। तो संयुक्त क्रिया की खासियत होती है, ये प्रयोग तो होंगे 3-3, 2-2, लेकिन वास्तव में अर्थ देगा एक सोने वाला अर्थ दे रहा है। रहना और होना मतलब नहीं है, सो रहा है, शयन कर रहा है, ये अर्थ। तो सोना जो धातु है ना, शुरू वाला शब्द, ये मुख्य क्रिया के रूप में आ रहा है। बाद वाला क्रिया इसकी विशेषता बताने के लिए आया हुआ है। तो जब 3-3 क्रिया मिलके एक अर्थ दे तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब 2-2, 3-3 क्रिया मिलके एक अर्थ देती हो तब हम उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे न्यायाधीश ने निर्णय सुना दिया है, ध्यान दो, न्यायाधीश ने निर्णय सुना दिया और है, देखा आपने, सुना दिया है, सुनाना, देना, होना, 3-3 क्रियाएं हैं। इसका मतलब है सुनाया, तीनों मिलाकर क्या निकला, सुनाया। तो ये संयुक्त क्रिया मानी जाएगी। और ध्यान देना, संयुक्त क्रिया के बाद वाली जो क्रियाएं होती है ना, ये तो हो गया मुख्य क्रिया, सुनाना मुख्य क्रिया है। ये जो पास वाली क्रिया है ना, इसी को कहते हैं रंजक क्रिया। ये ध्यान रखो आप, ये रहा, ये रंजक क्रिया इसी को कहते हैं। इसको और स्पष्ट रूप से यहाँ सीख लेते हैं। वह बोल पड़ा, अब देखना, वह बोल पड़ा, ये जो बोलना है ना, बोलना आपका क्या है, मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया है। और पड़ा जो है ना, ये रंजक क्रिया है। कैसे रंजक, देखो रंजक का शाब्दिक अर्थ होता है रंगना, क्रिया में विशेषता ला देना। भाई हमारे पास कोई कपड़ा है सफ़ेद रंग का, मैं उसको डाई करा लेता हूँ तो वो काला, पीला, नीला हो जाएगा, तो रंग दिया हमने। ऐसे हमारे पास शब्द क्या है, बोलना, और हमने इसको खास तरह से प्रयोग में लाना था, हमने पड़ा बोल दिया। मुझे उस मोटे कपड़े को सर्दियों में पहनना था तो हमने उसको काला करा लिया डाई करा के, तो हमारे काम का हो गया वो कपड़ा। ऐसे ही यहाँ पे बोल पड़ा में कोई व्यक्ति ऐसा है, अचानक बोलने को पड़ा से इन्होंने व्यक्त किया। बोलना का मतलब होता है बोलना, और पड़ा जोड़ दिया ना तो अचानक बोला, ऐसा अर्थ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो पहली क्रिया है वो है मुख्य क्रिया, और जो पड़ा है ना, वो पड़ा जो है ना, बोलने की खासियत में वृद्धि कर रहा है, इसलिए रंजक क्रिया के रूप में पड़ा को मानेंगे। तो ये होती है सारी क्रियाएं। इन क्रियाओं को हम जान लें, समझ लें, तब हम आराम से बता सकते हैं कि हमारी क्रियाओं की बातें क्या हैं। तो ये कुल 9 क्रियाओं के बारे में मैंने चर्चा की है। पुस्तकों में कहीं 7 कहीं 8 इस तरह क्रिया दे रखी है, मैंने 9 भी दी है। रंजक क्रिया भी ध्यान में रखना चाहिए, इससे प्रश्न बनते हैं। तो हमने ये पूरी क्रिया की बात रखी। अब इस क्रिया के बाद मैं जो सकर्मक अकर्मक है ना, इसकी सूची देता हूँ और आप बताएंगे कि कौन सा सकर्मक है, कौन सा अकर्मक है। खबरदार, सकर्मक अकर्मक बताते समय आपको फार्मूला याद रखना है, क्या और किसको वाला। यदि क्रिया से क्या किसको, अच्छा अपने मन से एक वाक्य सोच लो आप, कोई सा भी। जैसे हमने लिखा पढ़ना, तो पढ़ना से एक वाक्य सोचो, वह पढ़ता है। वर्तमान काल का सोचो और सोच के देखो वह क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो क्या का उत्तर आ रहा है, इसलिए पढ़ना क्या कहलाएगा, सकर्मक। अच्छा, कुछ क्रिया ऐसी होती हैं, वह सोता है, वह क्या सोता है, किसको सोता है, कभी नहीं पूछा जा सकता, इसलिए सोना क्रिया क्या कहलाएगी, अकर्मक। तो इस तरह से सकर्मक का पहचानने की विधा है। अभी तो मैं सकर्मक अकर्मक ले रहा हूँ, बाद की जो चीज़ें हैं ना वो हमारे प्रश्न में शामिल है, उसको हम बताएंगे। तो चलिए 5-7 हम क्रियाएं दे रहे हैं, और शुरुआत यहाँ से थी। जैसा मैंने बताया, धातु और क्रिया क्या होती है बता दिया हमने। ये धातु, ये क्रिया है, और क्रिया किस किस तरह की होती है वो आपने देख लिया। अब हम लेते हैं कुछ क्रियाओं को, इसको लिख लो आप और बता दो मुझे सकर्मक है कि अकर्मक है। देखिए, छूना, उड़ना, बैठना, तोड़ना, आना, जाना, खाना, छींकना,
चमकना, धोना, शर्माना। ये हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 क्रियाएं हैं, 11 क्रियाएं हैं। फटाफट इसके सकर्मक अकर्मक क्या है आप इसे कर दो, फिर मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपने समझ लिया है। ये हमारा सकर्मक अकर्मक के बारे में जानकारी है, तो आप फटाफट सामने लिख दो, बता दो क्या है। तो ये सकर्मक अकर्मक की बात हो गई। अब मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ, आप जब तक इसे बना लें, समझ लें, और फिर इसका उत्तर जो है आप अगले सेशन में बता दूंगा मैं। अब क्रिया का जो है मेरा फाइनल जो क्रिया से संबंधित है, जो थोड़ा एडवांस होगा, जिसमें 40% प्रश्न आते हैं, जिसमें 60% आएंगे, उसमें 40 आएंगे, वो भी जाना जरूरी है, तो उसको लेके मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको साधुवाद। आप लोग बताइए क्या क्या होगा।